और बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। आज दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे। 5 राज्यों के चुनाव पर बैठक में फोकस रहेगा। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बैठक में देहरादून से वर्चुअल तरीके से शामिल होंगे। वहीं सीएम के साथ 13 और लोग भी बीजेपी प्रदेश कार्यालय से वर्चुअल माध्यम से जुड़ने वाले हैं। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। इस बैठक में 2022 के चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी, ताकि जमीन पर उतरकर लोगों के बीच जाकर सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया जा सके। और इस बैठक में वर्चुअल तरीके से सीएम भी जुड़ने वाले हैं। तो दिल्ली में बीजेपी का महामंथन होने जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह 5 राज्यों के चुनाव पर विशेष तरीके से राष्ट्रीय कार्य समिति के साथ बैठक करने वाले हैं, ताकि किन किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जाया जाए, कार्यकर्ताओं को क्या संदेश दिया जाए और विपक्षी दलों को किन मुद्दों पर घेरा जाए। इन तमाम मसलों को लेकर आज की इस बैठक में चर्चा की जानी है। इससे पहले गृह मंत्री ने उत्तराखंड का दौरा किया। अभी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री मोदी भी केदारनाथ के दौरे पर पहुंचे थे। उसके बाद ही इस बात के संकेत मिल गए थे कि बीजेपी अब मिशन 2022 को लेकर एक्शन मोड में आने वाली है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की जो बैठक होने वाली है, उसमें 5 राज्यों की चुनावी रणनीति पर मंथन किया जाएगा। उत्तराखंड चुनाव पर विशेष फोकस रहेगा। चुनाव में टिकट वितरण पर भी आज चर्चा की जाएगी। विधायकों के प्रदर्शन का भी मूल्यांकन किया जाएगा। खराब प्रदर्शन करने वाले विधायकों के टिकट कट सकते हैं। आज इस बैठक में इन तमाम मसलों पर चर्चा की जानी है। तो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक दिल्ली में आज शुरू होगी और इस बैठक में महामंथन किया जाएगा। 5 राज्यों पर चर्चा होनी है चुनाव को लेकर, लेकिन उत्तराखंड पर खासा फोकस रहने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पर भारतीय जनता पार्टी की पकड़ बेहद मजबूत है। ऐसे में उसे और ज़्यादा मजबूत करने की कवायद की जाएगी। बीते 4.5 साल में सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं, उनको कार्यकर्ताओं के माध्यम से कैसे जन जन तक पहुंचाया जाए, इन्हीं तमाम मसलों को लेकर चर्चा आज की बैठक में की जानी है। और सुनील और प्रभात इस वक्त देहरादून से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुनील, आपके पास क्या जानकारी, क्या अपडेट है आज की इस बैठक के बारे में? देखिए अमित, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है, इसको हम इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण मान सकते हैं कि जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें उत्तराखंड भी शामिल है, गोवा, मणिपुर और पंजाब, उत्तर प्रदेश में जो 5 राज्यों में अगले साल के शुरुआत में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसके मद्देनज़र इस पर महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। ये भी माना जा रहा है कि एक अलग सेशन इन 5 राज्यों के लिए रखा जा सकता है। इन पर विचार विमर्श हो सकता है कि क्या कुछ वो नीतियाँ होंगी, क्या कुछ वो मुद्दे होंगे जिनको लेकर विधानसभा चुनाव में जाया जाएगा। ये 2019 के बाद अमित, पिछले 2 साल में कोविड के चलते बीजेपी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हर साल हुआ करती थी, वो नहीं हो पाई थी। तो 2 साल बाद ये मीटिंग हो रही है। अभी आपने देखा कि हिमाचल में चुनाव हुए, एमपी में उपचुनाव हुए, वेस्ट बंगाल के जो चुनाव हुए, उनके नतीजों पर भी इस मीटिंग में विचार विमर्श हो सकता है, समीक्षा हो सकती है। खासकर हिमाचल में जो बीजेपी को एक झटका हिमाचल में लगा है कि लोकसभा की, चाहे वो लोकसभा का उपचुनाव हो, चाहे विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव हो, बीजेपी इन 4 सीटों पर हारी है। तो इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। और खासकर उत्तराखंड के मद्देनजर 2022 में जो चुनाव यहाँ पर होने हैं, पार्टी किन मुद्दों के साथ आगे बढ़ेगी, क्या कुछ रणनीति होगी, इस लिहाज से भी उत्तराखंड के लिहाज से ये बैठक महत्वपूर्ण हो सकती है। जी ठीक है सुनील, आप बने रहे हमारे साथ। दिल्ली से अनूप गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, आपके पास क्या जानकारी, क्या अपडेट है, कितने बजे से बैठक की शुरुआत हो जाएगी? देखिए, आपको बता दूं 10 बजे से इस बैठक की शुरुआत होगी। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, जिसमें जेपी नड्डा का उद्घाटन भाषण होगा और उसके बाद जो समापन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से होगा। काफी महत्वपूर्ण बैठक कही जा सकती है। जिस तरीके से जेपी नड्डा ने कुछ दिन पहले ही अपनी कार्य समिति की घोषणा की थी, उसके बाद ये पहली बैठक है। और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव जो कि बीजेपी के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, इस बैठक में इस विषय पे चर्चा की जाएगी कि किन किन मुद्दों को लेकर पार्टी आगे बढ़ेगी और क्या आगे की रणनीति होगी। और जाहिर सी बात है, इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जरूर अपने सदस्यों को और अपने कार्यकर्ताओं को सीधा संदेश दिया जाएगा कि किस तरीके से लोगों से कनेक्ट ज्यादा से ज्यादा किया जाए, लोगों
इनको जो जिम्मेवारी दी गई है उनसे किसी भी तरीके से हटा नहीं गया, और सख्त संदेश जो सूत्र बता रहे हैं वो सख्त संदेश इस बैठक में दे दी जाएगी कि जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा है वो पार्टी से उम्मीद ना करें। ये साफ है, और आज के बाद ही कह सकते हैं कि बीजेपी का जो कैंपेन है वो आधिकारिक रूप से शुरू हो जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उत्तराखंड में पिछला चुनाव पूरी तरीके से कांग्रेस वर्सेस मोदी रहा, लेकिन इस बार हरीश रावत हर हाल में चुनाव को स्थानीय बीजेपी नेताओं के इर्द गिर्द ही रखना चाहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के केदारनाथ दौरे से एक बार फिर से मोदी को राज्य में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बना दिया गया। अब हरीश रावत यहां तक कहने लगे हैं कि बीजेपी के पास कोई स्थानीय चेहरा है ही नहीं, इसलिए बार बार मोदी के नाम का सहारा लिया जा रहा है। उत्तराखंड की राजनीति में चाहे बीजेपी के नेता प्रदेश के हों या फिर केंद्र के, सभी के निशाने पर सिर्फ हरीश रावत हैं, और इसकी वजह है हरीश रावत की सक्रियता। ऐसे में हरदा खुद मानते हैं कि बीजेपी के पास मुद्दों की कमी है, और यही वजह है कि वो मुझे पुराने मुद्दों के साथ टारगेट करते हैं। अपना भी हरीश रावत खोजे न, 2 रावत खोजे, दोनों को लठ मार के भगा दिया। त्रिवेंद्र सिंह की इतनी बड़ी बेइज्जती कर दी कि विधानसभा सत्र के बीच में उसको उठा करके लाए, कहा तुम इस लायक नहीं हो, 4.5 साल जो इसको मुख्यमंत्री बना करके रखा, रातों रात विधानसभा सत्र के बीच में हटा दिया। इससे बड़ा अपमानजनक राजनीति के अंदर कोई घटना हो सकती है। और दूसरे रावत को तो बेचारे को मालूम ही नहीं पड़ पाया कब उसकी शादी हुई, कब वो विधवा हो गया। बीजेपी नेता कहते हैं कि हरीश रावत खुद को कांग्रेस में सबसे बड़ा समझते हैं। उन्हें लगता है कि प्रदेश में उनके बराबर कोई नेता है ही नहीं, इसीलिए लाइमलाइट में आने के लिए इस तरह के बयान देते रहते हैं। रावत जी अपने आप को कांग्रेस से अलग समझते हैं या कांग्रेस से बड़ा समझते हैं। जहां तक उनका कहना है कि हरीश रावत जी को टारगेट किया जा रहा है, कांग्रेस को नहीं, तो भाई हमने तो कसम कांग्रेस को समाप्त करने के लिए, हरीश रावत जी को नहीं। अब चुनावी माहौल में जुबानी जंग तो होनी है, लेकिन सच तो यही है कि बीजेपी मोदी और कांग्रेस हरीश रावत के चेहरे के जरिए सूबे की कुर्सी चाहती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। हरिद्वार दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व सीएम हरीश रावत के आरोपों पर तीखा पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी की संस्कृति तुष्टीकरण की रही है। कांग्रेस हमेशा से तुष्टीकरण करती आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश में अभूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं। सीएम ने कहा कि केदारनाथ धाम में हुए कार्य भी प्रधानमंत्री के विजन का ही नतीजा है। हरीश रावत ने पीएम के केदारनाथ दौरे को दिखावा करार दिया है। कांग्रेस पार्टी की संस्कृति और कांग्रेस पार्टी हमेशा से तुष्टीकरण करती रही है, और पीएम मोदी के नेतृत्व में जो पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो काम हुए हैं वो भूतो न भविष्यति, और उत्तराखंड के अंदर भी जो काम हुए हैं वो कभी न हो सकते थे न होंगे। देखिए अब हरीश रावत जी क्या कह रहे हैं, वो हरीश रावत जी से आप पूछिएगा उसका जवाब यही है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सैकड़ों वर्षों में जो किसी ने सोचा भी नहीं था वो काम वहाँ पर धरातल पर उतरे हैं। सारे लोग जो देश के वहाँ पर काम करने के लिए आए हैं वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ही आगे आए हैं। उन्होंने ही उसका सारा विजन किया है, उन्होंने उसके सारे नक्शे बनाए, उन्होंने उसको सारा ड्राफ्ट किया है, और उनके निर्देशन में लगातार वो चाहे ड्रोन के माध्यम से हो या व्यक्तिगत रूप से आकर हो, वो केदार बाबा के अनन्य भक्त हैं, इसलिए बाबा ने उनको ही इस काम के लिए चुना है। इधर कांग्रेस आज से पूरे प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों को लेकर प्रदर्शन करने की तैयारी में है। सभी पेट्रोल पंप पर कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। बढ़ती महंगाई के साथ साथ जिस तरीके से प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, उसके बाद आम जनता में गुस्सा है। हालांकि दिवाली से पहले कुछ राहत जरूर मिली थी, लेकिन उससे भी कांग्रेस खुश नहीं है। चुनाव को नजदीक आता देख न सिर्फ बड़े नेता ही बल्कि स्थानीय नेता भी अपने राजनीतिक दलों को छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। कोई पार्टी में उपेक्षा से नाराज है तो कोई नई संभावनाओं की तलाश कर रहा है और दूसरे दलों का दामन थाम रहा है।
हरिद्वार में लंबे समय तक बीजेपी में सक्रिय रहे संजीव चौधरी अब कांग्रेस का हाथ थाम चुके हैं और अब रानीपुर विधानसभा से विधायक का टिकट पाने की होड़ में हैं। संजीव चौधरी को नगर पालिका शिवालिक नगर के चुनाव में बीजेपी से टिकट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। लिहाजा उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। हालांकि इस चुनाव में उन्हें जीत नसीब नहीं हुई और अब कांग्रेस में शामिल होने के बाद वो बीजेपी को सांप्रदायिक पार्टी बता रहे हैं। जिस प्रकार से नफरत की फसलें बोकर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सरकार बना रही है, सरकार चला रही है, तो जब मैं वहां देखा, क्योंकि हम सेकुलर लोग हैं, हम राष्ट्रवादी लोग हैं, और हमने देखा कि इस प्रकार की सोच वाले लोग आज भारतीय जनता पार्टी में हैं, तो हमने उस पार्टी का परित्याग किया। इसी सीट पर दूसरे बड़े दावेदार प्रशांत राय 2017 में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। एक विधानसभा चुनाव हारकर प्रशांत राय अब आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के रूप में क्षेत्र में प्रचार प्रसार में जुटे हैं। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने बसपा छोड़ी। अभी दो बार हमने भी देखा पार्टी की सब चीजें देखते हुए, तो हमें लगा कि आम आदमी की मूलभूत जरूरतें यही हैं और इन्होंने करके दिखाया है। इनकी नीतियों को देखते हुए, पार्टी की नीतियों को देखते हुए हमने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी और हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा कि हमने ये डिसीजन लिया। हरिद्वार में पिछले 20 सालों से बीजेपी के कार्यकर्ता रहे प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के संबंधी नरेश शर्मा अभी हाल ही में बीजेपी छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए और हरिद्वार ग्रामीण से ताल ठोक रहे हैं। उनका कहना है कि पार्टी में उनकी काफी उपेक्षा हुई है और अब आम आदमी पार्टी ने उनकी काबिलियत को मौका दिया है। मैं कुछ नया करने के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए कुछ नया करने के लिए ही मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। नेताओं का पार्टी से मोह भंग हो जाना और दूसरे दलों में शामिल होना यूं तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब चुनाव आते हैं नेता एक पार्टी की नाव छोड़कर दूसरी नाव में सवार हो जाते हैं। इतना ही नहीं, रातों रात उनकी विचारधारा और आस्था बदल जाती है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकेश शुक्ला की रिपोर्ट। 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ मंदिर के कपाट शनिवार को भैया दूज पर पूजा प्रक्रिया के बाद विधि विधान से शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। सुबह 6 बजे पुजारी बागेश लिंग ने केदारनाथ धाम के दिक्पाल भगवान भैरवनाथ का आवाहन किया और धर्माचार्यों की उपस्थिति में शिवलिंग को विभूति और शुष्क फूलों से ढककर समाधि रूप में विराजमान कर दिया। ठीक सुबह 8 बजे मुख्य द्वार के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु कपाट बंद होने के साक्षी बने। सेना के बैंड की भक्तिमय धुनों के साथ कपाट बंद होने के बाद पंचमुखी विग्रह मूर्ति विभिन्न पड़ाव से होते हुए शीतकालीन गद्य स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में विराजमान होगी। अगले 6 महीने बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना यहीं पर होगी। केदारनाथ के साथ यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद हो गए हैं। शीतकाल के लिए यमुनोत्री धाम के कपाट बंद हो गए। दोपहर 12:15 पर यमुना धाम में कपाट बंद किए गए और अगले 6 महीने अब खरसाली में मां यमुना के दर्शन हो पाएंगे। हर साल भैया दूज के दिन ही कपाट बंद किए जाते हैं। और कुमाऊं के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आपदा के चलते 18 अक्टूबर को हल्द्वानी की गौला नदी पर बना नेशनल हाईवे के पुल का एक हिस्सा धंस गया था। उसे हल्की गाड़ियों के लिए फिलहाल अब खोल दिया गया है। सीएम पुष्कर धामी और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने इस पुल को खोलने के लिए 10 नवंबर तक का वक्त डीएम नैनीताल को दिया था, लेकिन निर्धारित समय से पहले ही पुल को खोल दिया गया। शनिवार को पुल के दोबारा खुलने के मौके पर खुद रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट यहां पर मौजूद थे। भट्ट ने कहा कि पुल के ठीक होने से हल्द्वानी से चंपावत, टनकपुर, खटीमा, सितारगंज, गौलापार, चोरगलिया के लोगों की दिक्कत अब दूर हो जाएगी। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और अब बात करते हैं एक बड़ी खबर की। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व एरिया में बन रही देश की पहली टाइगर सफारी इन दिनों विवादों में है। एनटीसीए ने अपनी जांच रिपोर्ट में टाइगर सफारी की आड़ में अवैध तरीके से हजारों पेड़ काटने की बात कही है, जिसके बाद पाखरो रेंज के रेंजर को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं सरकार अब एनटीसीए की रिपोर्ट को चैलेंज करने की तैयारी में है। वन मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि एनटीसीए ने गलत रिपोर्ट तैयार की है। कोई जांच, अगर जांच होती तो जांच प्रभावित न हो, इसलिए निलंबित किया गया।
बाकी कोई वो कोई निलंबन कोई सजा थोड़ी है, निलंबन कोई अपराध थोड़ी है। निलंबन से ये साबित थोड़ी होता है कि साहब उसने कोई गलती करी है। जांच हो जाएगी, जांच में अगर कोई तथ्य नहीं आएगा कि केवल एनटीसी की जांच कोई अंतिम जांच थोड़ी है। पौड़ी जेल में बंद कुख्यात बदमाश नरेंद्र वाल्मीकि ने जेल से ही 10 लाख रुपए की सुपारी ली थी। इसके लिए नवविवाहित जोड़े की हत्या करने की फिराक में था वो, और साथ ही कुल मिलाकर 4 लोगों की हत्या की जाने की तैयारी थी। अब इसे लेकर एसटीएफ ने तुरंत एक्शन लिया और 3 शूटर समेत सुपारी देने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब गैंग के मुख्य सदस्य पंकज और अन्य की तलाश कर रही है। हाल ही में अल्मोड़ा जेल से भी अपराधियों के नेटवर्क चलाने का खुलासा हुआ था, और पौड़ी जेल के खुलासे के बाद पुलिस प्रशासन अब सख्ते में है। डीजीपी का कहना है कि एसटीएफ के एक्शन से ऐसे नेटवर्क पर सीधा हमला होगा। हमने एसटीएफ को इसमें टास्किंग किया था और उन्होंने 2 बड़े खुलासे किए हैं, और मुझे विश्वास है कि इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और जेलों से जो अपराधी क्राइम करने का या कराने के जो मंशा रखते हैं उस पर भी वो सफल नहीं हो पाएंगे अपराधी। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने हैं हमारे साथ। नमस्कार। बड़ा तोहफा, राज्य के 75% युवाओं को मिलेगी नौकरी। राज्य